अरशद साहब का इंटरव्यू हुआ था डॉन में 18 सितंबर 2011 को। वो इंटरव्यू छपा था जिसमें जो बुनियादी जो टाइटल उन्होंने दिया था बहुत खूबसूरत था। वो ये था कि अ मैन ऑफ मैनी सीजन्स। आई होप यू रिमेंबर दैट। Fantastic, great. While I was on the way and I was just researching and was collecting my material to speak about you, उस वक्त मुझे ये बहुत खूबसूरत चीज़ मिली। I thought कि मैं आपसे शेयर करूं। A man of many seasons, today that man of many seasons is with us. And इन्होंने फरमाया कि music was his first love. I think music was his last love as well. पहली मरतबा उस इंटरव्यू में इन्होंने जिक्र किया कि 5 बरस की उम्र में हारमोनियम सीख लिया था। और फैज़ साहब ने इनकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए। जब से इनकी मुलाकात हुई इनका बहुत सा वक्त इकट्ठा गुजरा विच शेप्ड हिज लाइफ। एंड जब ये टेलीविज़न में आए तो मैं याद दिला देता हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न का ज़माना। आंगन टेढ़ा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सो आंगन टेढ़ा वाज द प्रोग्राम प्ले जिसमें इन्होंने आगाज़ किया था। और उनसे पूछा गया कि आपको किसी बात का कोई कल्क है, तो उन्होंने फरमाया था कि हमेशा एक ही कल्क रहा, वो ये कि फैज़ साहब के साथ और वक्त न बिता पाया। जनाब अरशद महमूद साहब। बिलाल साहब आपका बहुत शुक्रिया और आपका भी हजरात शुक्रिया। वो मैं इसलिए हजरात कह रहा हूँ, इससे ख़वातीन जो हैं वो ना करें। ये ज़रूरी नहीं होता कि हम हर अंग्रेज़ी जो तरीका है लेडीज़ एंड जेंटलमैन उसको तर्जमा करें उर्दू में, क्योंकि हज़रत जो है वो ख़वातीन के लिए भी इस्तेमाल होता है हमारे रिवायत में, यानी हज़रत खदीजा, हज़रत बीबी फ़ातिमा। तो लिहाजा हजरात कहना ही काफ़ी है, जिसमें ख़वातीन भी हैं और हजरात भी हैं। तो मैंने जो आपसे बातें करनी थी वो अब सब तब्दील हो चुकी हैं, क्योंकि सबसे पहले जो मेरे दिमाग को झंझोड़ा जुगनू ने कि वो जिस घर की बात कर रही है, मैं उन शामों में जब वहाँ क्लासिक की मौसीकी होती थी मैं वहीं होता था। और ख़ास तौर पे मेरी जो दोस्ती थी वो सही यावर अली के जो बड़े भाई थे मियाँ असद अली, हाँ, लाला शेरू से मेरी ज़्यादा थी। और वो एक दफ़ा जो हमारे बॉस थे, मैं कोई एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था, तो मियाँ शेरू ने उनको कहा कि बड़ा काइयाँ है म्यूज़िक। अच्छा, तो मैं बड़ा उसमें आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। तो वो मेरे बाद में इकबाल भी ने पूछा, कहते हैं यार मियाँ शेरू ने क्या तुम्हारे बारे में ये बात। मैं कह जी वो कह रहे हैं म्यूज़िक सीख ले। तो सो मैंने अभी तक वो सिलसिला जारी है। मैं अभी भी सीख रहा हूँ कि किसी तरीके से कोई ऐसा मुझसे काम हो जाए कि जो जिससे मैं भी खुश हूँ बहुत। तो खैर बहरहाल ये स्ट्रगल जो है अभी जारी है। और दूसरा ये कि परवरशा भी अभी बैठी हुई है कि नहीं। खैर बहरहाल इन्होंने ज़िक्र किया कि मज़दूर किसान पार्टी का और जो सदर्न पंजाब है वहाँ पे वो तहरीक ज़रा थोड़ी बेहतर हुई। वहाँ के ही एक शायर थे, मुझे नाम उनका भी याद नहीं, उन्होंने जो इंटरनेशनल लेवल सॉन्ग था उसको पंजाबी में ट्रांसलेट किया। और YMCA में एक रैली थी मज़दूर किसान पार्टी की जहाँ हमने पंजाबी में वो गाया, जागो पुख देओ बंदीवानो, जागो जग देओ दुखियो, आज साड़ी जंगा की। अच्छा, उसी तर्ज पे उसने पूरा वो बोल। तो हमारा बहुत चीज़ें कॉमन हैं, मतलब वो मैंने जो आपसे बातें करनी थी वो सब तब्दील हो गई। और क्योंकि जो यहाँ की इंतज़ामिया है बिलाल और सबको, मैडम सलीमा हाशमी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेरा कोई प्रोग्राम यहाँ पे नहीं था आने का। इन्होंने एक मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया कि तुम लंदन क्यों नहीं आते।
मेरी किताब की लॉन्च हुई, मैंने कहा चलो इसी बहाने, तो मैंने कह दिया। अब फिर उसके बाद इन्होंने कहा तुम फिर जल्दी आओ क्योंकि 11 को जो वो है, तो ये जब कह देती हैं तो वो काम ज़रूर होता है। बाकी काफ़ी इनके जो मेरे उस्ताद भी थे, मेरे गुरु थे शोएब हाशमी साहब, उनको कभी कभी हम चकमा दे देते थे, लेकिन इनकी कही हुई बात कभी हमने नहीं वो वापस हुई। तो इसलिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ, और मैं भी अब उसी तरह की ही गुफ्तगू करूँगा जैसे आप लोगों ने की है। जैसे अगर आपकी दोस्ती फैसल आपसे पूछते जी इनकलाब कब आएगा, तो मेरे पास भी बहुत कहानी है। सबसे मज़े की कहानी ये है कि एक दफ़ा किसी मैंने वो प्रेजेंटेशन की, एक बहुत ही हमारा ख्याल था वो एक बड़ा अच्छा लड़का था एनसीए का, उसने गालिबन गोल्ड मेडलिस्ट था मतीन खान, उसने एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई थी और वो मैं इस्लामाबाद लेके गया और वहाँ एक मिनिस्ट्री में हमने वो पेश की और वो रिजेक्ट हो गई। और मुझे बड़ा गुस्सा आया क्योंकि जो उन्होंने एक्सेप्ट की थी वो बड़ी घटिया थी। और मैंने आके फैज साहब के आगे ये दुखड़ा, मैंने कहा ये कुछ दुनिया को पता ही नहीं, अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं है ये। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम क्यों इतने उदास हो जाते हो, देखो सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा जी कैसे ठीक होगा ये क्या? कहते अच्छा चलो तुम मुझे ये बताओ कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क में और एक तरक्की पजीर मुल्क में क्या फ़र्क? मैंने कहा ये बड़ा फ़र्क है, वहाँ पे सड़कें बहुत अच्छी होती हैं, ये हमारे यहाँ टूटी भी होती। कहते नहीं नहीं ये फ़र्क तो नहीं, होती तो है भाई, किसी ने कहीं किसी के घर जाना हो पहुँच तो जाता है, चलो खड्डों से गुजर के जाता है पर पहुँच जाता है, तो इसका सड़क का तो यही मकसद है। तो मैंने कहा जी फिर क्या मतलब आपको किस फ़र्क की बात? कहते देखो बात ये है कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में आपकी काबिलियत के एतबार से आपको कुछ ना कुछ काम मिल जाता है, और जो तरक्की पजीर मुल्क होते हैं उसमें तुम देखोगे कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं बनता, और कुछ ऐसे हैं कि जो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हैं और उनका बड़ा बन रहा होता है, बहुत कुछ बन रहा होता है। तो इससे दिल छोटा नहीं करना, ये सब ठीक हो जाए। तो दिस इज़ हाउ माई ट्रेनिंग स्टार्टेड एंड आई वाज वेरी यंग। फिर एक दफ़ा मैंने फैज साहब से कहा, जैसे आपने पत्र साहब की बात की, मेरा भी एक किस्सा है। मैं कहा सर ये जो एमए पास होता है ये 16 जमातें पास होती हैं? तो कहते हैं हाँ भाई। तो मैंने कहा कि वो आपने 16 जमातें आपने गवर्नमेंट कॉलेज से एमए किया अंग्रेज़ी में लिटरेचर में? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा आप 16 जमातें पढ़ी? कहते हाँ भाई। तो वो मैंने कहा आपकी जो इंग्लिश लिटरेचर की क्लास थी वो सर फजले हुसैन थिएटर में होती थी? थोड़ा सोचा, उन्होंने कहा हाँ वहीं होती थी। तो मैंने कहा कि अच्छा तो अजीब बात है ये। तो कहते क्या तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा ये मैंने भी 16 जमातें पढ़ी है, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी, मेरी अंग्रेज़ी की क्लास भी सर फजले हुसैन थिएटर में होती थी। आप फैज़ अहमद फैज़ है और मैं कुछ भी नहीं हूँ, जबकि आपकी और मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक है। कहते नहीं भाई तुम में और हम में फ़र्क है। मैंने कहा जी कोई फ़र्क नहीं, आपके कान नाक मुंह हैं, मैं तो मेरे भी हैं, और दूसरा ये कि आप जाट हैं मैं भी जाट हूँ। तो कहते नहीं हम उस फ़र्क की नहीं बात कर रहे। मैं कही आप किस फ़र्क की बात कर रहे? तो कहते कि भाई हमारे उस्ताद पत्रस बुखारी से तुम्हारे शोएब हाशमी हैं। तो मैं ये अच्छा मैं ये भूल भाल गया। अच्छा अब मैंने आके हाशमी साहब को बताया, मैंने कहा सर आज मैंने फैज साहब को चित कर लिया था, आपकी वजह से बहुत जलील हुआ। कहते की गल है? अच्छा मैंने ये किस्सा सुनाया, तो उन्होंने जूता उतार के मुझे मारा, वो जो पौला पहनते हाँ वो पंजाबी जूती पहनते थे वो मुझे मारी और मुझे लगी भी। और कहते तुम मैनू मेरे सहुरे के जलील करवाने, तुम शर्म नहीं आती? तो अच्छा मैं ये भूल भाल गया था।
फिर कहीं हाशमी साहब का इंटरव्यू हुआ। अब ये मेरे उस्ताद में एक बड़ी कमाल बात थी कि वो अनवर मकसूद उनका इंटरव्यू करे, तो उन्होंने कहा कि जी आप दामाद हैं फैज़ साहब के, और ये बहुत जी हाँ मैं, वो बातें की उन्होंने फैज़ साहब के बारे में, ज़ाहिर है उनकी शायरी के बारे में। वो कहते फैज़ साहब कभी किसी को बुरा नहीं कहते थे, वो कभी किसी की बदतारीफी उन्होंने बुरा किया ही नहीं, कहते नहीं उन्होंने बुराई की है। तो उन्होंने फिर ये किस्सा टीवी पे सुना दिया, तो मुझे याद आया कि हाँ ये तो काफ़ी, ये नहीं काफ़ी सालों के बाद। तो वो खैर और भी बेशुमार बातें, लेकिन क्योंकि आपने ज़्यादा टाइम लिया तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं छोटा, लेकिन मैंने जब भी कभी कोई मुझे ऐसा मौका आता है तो मैं ज़रूर ये किस्सा सुनाता हूँ कि एक दफ़ा सितंबर 1975 में फैज़ साहब के पास मंसूर बुखारी साहब ने अनवर मकसूद को भेजा था लाहौर, कि वो उस वक़्त EMI में काम करते थे, तो भेजा कि वही जो 13 फरवरी 1976 को फैज़ साहब 65 साल के हो जाएंगे, तो उनकी 65th बर्थडे पे एक LP हम रिलीज़ करेंगे, तो तुम उनको बता दो कि क्या। तो वो जब दिखाया फैज़ साहब को, तो वो कह लगे भाई ये तो चीज़ें सब पहले सुन चुके हैं लोग। तो मैं तो कहते ही फिर आप बताएं, वो कहते भाई एक लड़का है नौजवान अरशद महमूद, और वो मैं अभी शोएब को फ़ोन करता हूँ उसको पकड़े और उससे कोई नई चीज़ें भी बनवाते हैं, नया काम करते हैं। तो उसमें जो फरमाइश फैज़ साहब की थी, वो ये दो चीज़ें थी, जो एक तो हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद, और फिर वो आज बाज़ार में पावा जवाना चलो, उसके अलावा कुछ चीज़ें पहले, वैसे धूप किनारा पहले बनी हुई थी, ये हाथ सलामत हैं जब तक, वो हमने अपने प्रोग्राम सच कप में भी चली थी, तो उनको हमने रिकॉर्ड किया। तो कुछ 2-4 दिन के बाद फैसले हो गए थे, हाँ भाई तुमने काम शुरू किया है, मैं कहा जी कर दिया है। तो कहते अच्छा क्या किया, तो मैं कहा जी वो आज बाज़ार में तक की तर्ज बना लिया, पा बजावला का मतलब नहीं आता। कहते भाई तुम तो बहुत जाहिल आदमी हो। तो भाई पैरों में जंजीरें वगैरह पहन के, अच्छा खैर फिर ये LP रिलीज़ हो गया, लोगों को बहुत पसंद आया, फैज़ साहब को बहुत पसंद आया। तो मैं एक दफ़ा ईद पे उनको मिलने गया, तो वो बादशाही मस्जिद से नमाज़ पढ़ के घर पहुँचे थे, और हाथ में वो पत्ते में हलवा पूरी जो मिलती थी वहाँ, तो वो लेके घर आए थे। तो मेरी शक्ल, मैं जी ईद मुबारक, तो मेरी शक्ल देख के कहते हैं भाई वो हमने कुछ एक पुराने अंदाज में कहा है, तो वो तुम उसकी कुछ तर्ज वर्ज बनाओ, उसमें नैरा से गवाओ। और मुझे ये बड़ा दुख है कि मैंने वो फ़ौरन नहीं बनाई। मैं उस वक्त EMI में काम करता था, मैं कराची वापस आ गया, तो या उस वक्त नहीं, सॉरी अभी EMI का नहीं शुरू हुआ था, बल्कि उसके कुछ ही हफ्तों बाद मुझे मुलाजमत मिल गई थी EMI में। तो वो अब मुझे, मैं कहते तो मंदिर आओ, वो मेरे पास अभी भी है। उन्होंने पेंसिल उठाई और एक छोटे से पर्ची पे वो गज़ल मुझे लिख के दी, और वो गज़ल थी कि तुम्हें पुकारा है बेइरादा, जो दिल दुखा है बहुत ज़्यादा। तो कहते भाई अब देखो इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ तो नहीं है। अच्छा उसमें अगला जो था शेर के, नदीम हो तेरा हरफ़े शीरी, तो अश्क से तर करे लबादा। तो कहते हैं भाई नदीम वो दोस्त होता है जिसके साथ राज़ो नियाज किया जाए, जो बहुत करीबी दोस्त होता है, तुम कहीं अहमद नदीम कासमी ना समझ लेना। तो ये वो है, और भी बेशुमार किस्से हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं वक्त लूँगा। लेकिन मैंने जो काम सन 72 में शुरू किया था, वो मैं अभी भी कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि जो फैज़ साहब, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे हैं भी इसीलिए, जुगनू है यहाँ, क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में फैज़ साहब लिखते रहे वो हमने अपनी आंखों से देखी हैं, वी हैव एक्सपीरियंस दैट। अच्छा, और कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे दिल में होती थी, लेकिन हम उनको बयान करने का तरीक़ा नहीं आता था।
तो फैसल कुछ ऐसा लिख देते, हम कहते हैं यार ये तो क्या ज़बरदस्त बात. एंड सो वी रिलेट विद हिज पोइट्री. एंड आई फील कि तर्ज कैसे बननी है या क्या. मैंने इससे काफ़ी सोचा था कि मैं इनसे, बिलाल साहब से वादा ये था कि आपको मैं बताऊंगा कि मौसीकी और शायरी का क्या ताल्लुक़ है. उसके अरूज जो है वो भी कॉमन है. जो तबले की लय है वो किस तरह कंस्ट्रक्ट होती है, फिर जो तख्ती होती है मिसरे की वो कैसे होती है. ये सब बातें थी, पर मेरे ख्याल में वो अच्छा ही हुआ नहीं कर रहा वो बातें. तो लेकिन ये है कि जो मैं समझता हूँ ये ज़रूरी काम है, ये करने वाला काम है. और मेरे यानी जो पत्र साहब का देख लें, वो फैज साहब का एक ख़त है उनके बारे में कि वो पकड़ पकड़ के वो कहते हैं पाजियो तुम्हें, ये फैज साहब लिख रहे हैं कि पाजियो अगर मैं तुम्हें घर से जाके न लेके आऊँ. अब उसमें देखिए लिस्ट कौन सी थी. मतलब उसमें तासीर साहब भी थे, उसमें फैज साहब थे, उसमें इम्तियाज़ अली ताज थे, और ये सब लोग जो उस वक़्त थे उनको बुखारी साहब जाके अपनी गाड़ी में लेके आते थे और जमा करते थे और ये बैठ के गुफ्तगू करते थे. यानी आप ये देखिए कि 1938 में बुखारी साहब डीजी, पतस बुखारी डीजी बने ऑल इंडिया रेडियो के. अच्छा, ऑल इंडिया रेडियो में 1938-39 बड़ा वॉइसरॉय का एक नुमाइंदा वहाँ बैठा होता, बिकॉज यू वर गोइंग टू वॉर और एक नैरेटिव क्रिएट हो रहा था, और जो यहाँ से लोग भर्ती भी हो रहे थे. अच्छा, उसमें एक ऐसे ही ये फैसला भी लिख रहे हैं कि जी एक दिन दिल्ली में थे तो बादल आ गए, तो बुखारी साहब ने कहा कि भाई इन लोगों को आप बुलाए, मैंने इनसे मीटिंग करनी. तो कहते वहाँ बुला लिया और कोई नहीं थी बात, सिर्फ वहाँ पे सादी शिराजी से लेकर तो हेगल तक और पता नहीं किस किस की डिस्कशंस और ये होता रहा. और फिर वहाँ से वो कनॉट प्लेस पे गए, वहाँ पे जाके कबाब खाए, और मतलब और फिर वो ये हुआ कि सुबह हो गई. तो फैसल कहते मैंने कहा कि भाई साहब चले हमारे घर चले तो चाय वाय पीते. कहते नहीं भाई, चाहे कुछ भी हो जाए सुबह उठना अपने बिस्तर से ही चाहिए. तो अब तुम सब अपने अपने घरों को जाओ, मैं अपने घर जा रहा हूँ. तो ये वाला पूरा ही सिस्टम जो था वो आगे ट्रांसफ़र हुआ, और मैं भी उसी सिस्टम में कुछ काम करने लगा. और शोएब हाशमी साहब में घर से लेके जाते थे, मतलब पीछे पड़े वो ताड़ा प्यो बनाएगा, मतलब हर हफ्ते प्रोग्राम है, वीकली प्रोग्राम है, भाई क्या काम क्यों नहीं करते. मतलब यही आपने उनकी बात की अम्मी की, तो जो उनका भी एक बड़ा मज़ा था. वो हमारे साथ रमी, मेरे और फारूक कैसर के साथ रमी खेलती थी. तो हाशमी साहब कहे ओए तुसी इत्थे ताश खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, कमीनियों तुहाडा प्यो करेगा प्रोग्राम. तो वो कहती थी पप्पी चल आंदे ने. अच्छा, सो वी वर द डार्लिंग ऑफ द कंप्लीट हाउस होल्ड. मतलब हर कोई जो था वो, और प्रोग्राम भी होता था और ये सब कुछ होता था. और मैं ये समझता हूँ कि जैसे इन सब लोगों ने किया कि एक ही काम पकड़ा और वही करते चले गए, तो वही मैंने भी किया. अब मैं आपको कुछ चीज़ें जो मैं आजकल कर रहा हूँ, अब भी, कि मेरे गुरु ने एक 21 साला मुझ जैसे टटपूंजिए को कहा चल भाई को काम का काम करते हैं. मैंने पुट अ स्क्रिप्ट इन फ्रंट में कि चलो इसकी तर्ज बनाओ. मैंने उससे पहले बनाई नहीं थी. दे हैड सम कॉन्फिडेंस. मतलब मेरा तो है ही नहीं कुछ इसमें. इट वॉज हिज डिसीजन. अच्छा, फिर मुझे ज़िया मोइनुद्दीन भी पूछते थे भाई शोएब हाशमी तुम्हारा कैसे उस्ताद है, उसको तो म्यूज़िक आता ही नहीं. मैं कहा नहीं सर, वो फिर म्यूज़िक में भी मेरा उस्ताद है, क्योंकि आई वॉज नॉट मेकिंग दोज ट्यून्स फॉर एनी वन, आई वॉज मेकिंग इट फॉर हिम. बिकॉज अगर वो अप्रूव करेंगे तो तभी वो ऑन एयर जाएगा. वो कहेंगे नहीं बकवास है, कुछ और सोच, तो मुझे बनानी पड़ेगी. तो मुझे भी ये समझ आ गई कि यार इस तरह मैं बनाता हूँ तो इनको अच्छी लगती है. अच्छा, दैट इवेंचुअली बिकेम माई स्टाइल.
मतलब ये इसमें कोई मुझे शक नहीं है। अच्छा, और ऐसे ऐसी चीज़ें उन्होंने करवाते थे कि मुझे कई दफ़ा ये महसूस था कि आई मस्ट नो मच मोर अबाउट इट, बिकॉज इफ़ आई हैव मेड म्यूज़िक एज द मीडियम ऑफ माई एक्सप्रेशन, तो आई मस्ट लर्न। और इसी तरह जो जैसे आप अपनी ट्रेडिशन में डूबे हुए होते हैं, एक फैसल की नज़में जो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है वैसे भी, यानी पढ़ के भी समझनी, उसमें कुछ वक्त लगेगा आपको। तो मैंने उसको बिल्कुल क्लासिकी तरीक़े से कंपोज़ किया, और मैंने भी एक बिल्कुल नौजवान लड़की से, क्योंकि मैंने 16 साल नेपा में म्यूज़िक पढ़ाया भी है, तो वहाँ पे हमने सही पढ़ाया। तो अब अगर जिनको पढ़ाया है उनसे मैं नहीं गवाऊँगा, तो फिर तो मैंने वहाँ अपना वक्त ज़ाया किया। तो एक चैनल मैंने यूट्यूब पे जो आप सब्सक्राइब करें, तो आपको अच्छी शायरी कम से कम सुनने को ज़रूर मिलेगी, चाहे आपको म्यूज़िक अच्छा ना लगे, लेकिन शायरी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो फैज़ साहब है, गालिब है, उसमें नासिर काज़मी है, और मैं हर महीने 2 गाने अपलोड करता हूँ। एंड आई स्टार्टेड दिस इन, और जी मैं भी आपको, तो वो 1 अक्टूबर 2023 से आई हैव नॉट मिस्ड एनी मंथ जिसमें मैंने 2 गाने अपलोड ना किए। उसमें से मैंने 2-3 का एक 5-6 मिनट आप वो देख लीजिए तो आपको अंदाज़ा होगा। एंड उसका चैनल का नाम है मौसीकी, वो भी नौजवानों ने रखा है। म्यूज़िक में आप एम के बाद ओ डाल दें और आखिरी सी के बाद आई डाल दें तो मौसीकी, वो म्यूज़िक भी है, मौसीकी भी है। तो उसकी मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। वो नज़्म है कि इस तरह है कि हर एक पेड़ कोई मंदिर है, कोई उजड़ा हुआ बेनूर पुराना मंदिर ढूंढता है जो खराबी के बहाने कब से। चाक हर बाम हर एक दर का दमे आखिर है, आसमां कोई पुरोहित है जो हर बाम तले जिस्म पर राख मले माथे पे सिंदूर मले, सर निगूं बैठा है चुपचाप न जाने कब से। द वाइज मैन इज क्वाइट, जिससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलनी थी वो लेक्चर देने के लिए तैयार है बट खामोश है। कि आसमां कोई पुरोहित है जो हर बाम तले जिस्म पर राख मले माथे पे सिंदूर मले, सर निगूं बैठा है चुपचाप न जाने कब से। इस तरह है कि पसे पर्दा कोई साहिर है जिसने आफाक पे फैलाया है यूं सहर का दाम, दामने वक्त से पैवस्त है यूं दामने शाम, कि अब कभी शाम बुझेगी न अंधेरा होगा, अब कभी रात ढलेगी न सवेरा होगा। आसमां आस लिए है कि ये जादू टूटे, चुप की जंजीर कटे, वक्त का दामन छूटे, दे कोई संग दुआई, कोई पायल बोले, कोई बुत जागे, कोई सांवली घूंघट खोले। तो मैंने ये जयजयवंती में बनाई है और इसमें वही जैसे हमारा क्लासिक की तरीका पहले वो विलंपत में चलती है, फिर उसमें दुरत भी आती है, मतलब जो हमारा ट्रेडिशन है उसको सामने रखते हुए। तो अब प्लीज़ प्ले, ये पहला बजा दे।
अच्छा, अब बहुत ही मुख्तसर 3 चीज़ें और मैं फैज़ साहब की आपको सुनाऊँगा, और फिर ये 15 अक्टूबर को जो गाना अपलोड हो रहा है वो भी बताऊँगा आपको कौन सा है। और अब वो चला दें उसमें, मतलब वही जैसे अभी आप जुगनू ने भी बात की और पलवर शाह ने बात की। देखिए, ये फैज़ साहब की बिल्कुल एक ऐसी गज़ल है जो मैं समझता हूँ मैंने इसलिए बनाई कि वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे हैं। फैज़ साहब कहते हैं कि नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मयस्सर तो आरज़ू ही सही, न तन में खून फराहम न अश्क आँखों में, न तन में खून फराहम न अश्क आँखों में, नमाज शौक तो वाजिब है बेवुजू ही सही। दयार गैर में महरम अगर नहीं कोई, दयार गैर में महरम अगर नहीं कोई, तो फैज़ जिक्र वतन अपने रूबरू ही सही। तो काम तो है करने वाला। तो अब आप ये देख लीजिए 3 है ये, मैंने इसलिए ये चुनी गज़लें कि मैं समझता हूँ कि ये आई इंसिस्ट कि हमारा यूथ जो बच्चे हैं कम से कम वो ज़रूर देखें। मैं इसीलिए यंग लोगों से गवाता हूँ, बहुत डांटता हूँ उनको, बहुत उनको सख्ती भी उन पे होती है, बट आई एम हैप्पी दैट दे नॉट वेरी एंग्री विद मी एंड दे लिसन टू मी। और ये इस उम्र में आके अगर कोई आपकी बात सुन रहा होता है तो ये बड़ी गनीमत है। क्या है मताए दर्द बाम है तो बेशुकम क्या है। बहुत मिला ना मिला जिंदगी से गम क्या है। वाकिफ हैं अब न समझाओ, हम एक उम्र से वाकिफ हैं अब न समझाओ।
आता ये दर्द बाहम है तो बेशोकम क्या है। बहुत मिला ना मिला जिंदगी से गम क्या है। कुछ अपने दिल की खो का भी शुक्राना चाहिए। कुछ अपने दिल की खो का भी शुक्राना चाहिए। 100 बार उनकी खू का गिला कर चुके हैं हम। सब कुछ निसारे राहे वफा कर चुके हैं हम। कर्ज़े निगाहे यार अदा कर चुके हैं हम। शुक्राना चाहिए, 100 बार उनकी खू का गिला कर चुके हैं हम। हमने बर्दाश्त किए तो इसलिए हमारा दिल भी बहुत कीमती है। अब वो दिखाए क्या आपने उसको, वो पॉज पे करो ताकि वो स्क्रीन पे रहे। हाँ बस 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 बस। अच्छा ये जो है ये अब 15 अक्टूबर को ये है, ये नैयरा ने गाया हुआ है। और हाँ, अब ये है कि ये नज़्म है कि जो अभी के हालात पे ही है कि जब दुख की नदिया में हमने जीवन की नाव डाली थी, था कितना कसबल बाहों में, लोहू में कितनी लाली थी। यूं लगता था 2 हाथ लगे और नाव पूरम पार लगे। ऐसा ना हुआ, ऐसा ना हुआ। हर धारे में कुछ अनदेखी मझधारें थी। कुछ मांझी थे अनजान बहुत, कुछ बेपरखी पतवारें थी। अब जो भी चाहो छान करो और जिस पे चाहो दोष धरो। नदिया तो वही है, नाव वही। अब तुम ही कहो क्या करना है, अब कैसे पार उतरना है। जब अपनी छाती में हमने इस देश के घाव देखे थे, था वैदों पे विश्वास बहुत और याद बहुत से नुस्खे थे। यूं लगता था बस कुछ दिन में सारी विपदा कट जाएगी और सब घाव भर जाएंगे। ऐसा ना हुआ, ऐसा ना हुआ कि रोग अपने कुछ इतने ढेर पुराने थे, वैद इनकी टोक को पा न सके और टोट के सब बेकार गए। अब जो भी चाहो छान करो और जिस पे चाहो दोष धरो। छाती तो वही है, घाव वही। अब तुम ही कहो क्या करना है, ये घाव कैसे भरना है। बहुत शुक्रिया।